मैं तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ओवैसी साहब ने जमीन खरीद ली है किशनगंज में। उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई है। बहुत जल्द अल्पसंख्यक एक छात्रावास का नींव वो डालेंगे। एएमयू ना हो, हिंदू विश्वविद्यालय ही हो, अगर आप एक ला सकते हो तो किशनगंज में लेकर के आओ। यहाँ के आदमी को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने से मतलब है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वो कई वादे किए थे, सरसब्ज बाग दिखाया था, अवैसी हॉस्पिटल इत्यादि सारी चीज़ों को लेकर बातें की गई थी। हालांकि उनके नेता पार्टी बदल ली, लेकिन क्या पार्टी तो अभी भी जिंदा है? क्या आपको नहीं लगता है कि उन सारी चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए जो ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब खुद अपने से वादा किए थे? हम तो ओवैसी साहब को एक अच्छे लीडर हैं वो, और मानते भी हैं। समथिंग यहाँ पे जो वो वादा किए, वो वादा उनका एक फ्लॉप वादा था जो वो पूरा नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे। ओवैसी हॉस्पिटल या फिर कोयदामन में रेलवे स्टेशन या फिर टेरागाछ में डिग्री कॉलेज, ये सब उनका एक सिर्फ दिखावा था। नहीं, माननीय विधायक अंजार नेमी साहब जब एमआईएम छोड़ करके राजद में गए तो उनकी बहुत सारी जो है योजनाएं धरातल पर आई। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अंजार नेमी साहब का। अभी हमने सुना है कि 50 सड़क का जो है शिलान्यास होने वाला है बहुत जल्द, और साथ ही साथ जो 3 पुल हैं उनका निर्माण होने वाला है टेरागाछ में। तो टेरागाछ वालों के लिए भी खुशखबरी है। हाँ, संतोष चौधरी जी है। एक बात, संतोष चौधरी का एक इंटरव्यू चलाए थे जिसमें उन्होंने कोचाधामन के लिए कहा था कि रेलवे स्टेशन का जो वादा था वो है नहीं, बल्कि कोचाधामन से रेलवे स्टेशन गुजरेगा, बहुत वो है। लेकिन इसी बात के लिए किसी पूर्व विधायक ने हमारे केडीवी लाइव को फ़ोन करके कहा था कि संतोष चौधरी ने जो भी कहा वो सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि उस पूर्व विधायक का नाम लेकर कहे, चूँकि जानकारी मुझे भी नहीं है, या संतोष चौधरी सही है या वो पूर्व विधायक सही है। लेकिन उस पूर्व विधायक ने इनके इंटरव्यू का जवाब ने कहा था कि उनसे आप पूछेगा कि वो बेबुनियाद बात है, कोचाधामन में कहीं भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उस पूर्व विधायक को आप जवाब दें। लोग कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर वो गुण नहीं है जो लालू प्रसाद जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे। तेजस्वी यादव आज के दिन में लालू यादव से भी थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से भी आगे निकल चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो नफरत का जो बाजार चला रहे हैं, हम इसको मोहब्बत में बदलना चाह रहे हैं। सलाम आदाब। केडीवी लाइव में आज से एक स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है जिसका नाम है मुद्दे आपके, प्रहार हमारा। लाइव डिबेट में हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से हम बात करेंगे। और आज इस पहले प्रोग्राम में हमारे बीच हमारे ख़ास मेहमान, 4 मेहमान आए हैं जिसे हम चाहेंगे कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो जाना पहचाना ना हो। हमारे बड़े भाई संतोष चौधरी जो एमआईएम का पक्ष रखेंगे, कार्यकर्ता हैं, और शोएब मिश्रा साहब जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष हैं। उसके बाद नगर अध्यक्ष इफ्तिखार भाई हैं। उसके बाद एनएसयूआई के पूर्व के जो जिला अध्यक्ष हैं, अभी प्रदेश सचिव हैं अमन रेजा भाई, कांग्रेस के तरफ से वो अपने पक्ष को रखेंगे। तो चलिए सवाल जवाब के इस सिलसिले को हम शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष शोएब मिश्रा साहब से हमारा पहला सवाल होगा कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है, सीमांचल में क्राइम का ग्राफ जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। हमने एक रिपोर्ट चलाया था जिसमें 3 महीने के अंदर 41 से अधिक हत्याएं सिर्फ किशनगंज जिले में हुआ है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब से आरजेडी की सरकार आई है तब से क्राइम में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइम में पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जब से हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें डीजीपी जो है नया आया है, और जिससे बहुत सारी मीटिंगें हुई है। तमाम जिले के जो एसपी हैं उनको लेकर के बैठक की गई है, और कोशिश है दिन प्रतिदिन जो है क्राइम के जो रफ्तार थे उनको कम करने की कोशिश की गई, और यकीनन कम होगा धीरे धीरे। विपक्ष का आरोप लगातार लगा रहा है, विपक्ष से जंगल राज का नाम दे रहा है। विपक्ष के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? मैं नहीं समझता इसको हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा जो है जंगल राज इसको 2 का नाम दे रही है, लेकिन यह जंगल राज 2 नहीं है। और इसमें तमाम तबके के लोग इस सरकार से खुश हैं, और उम्मीदें भी है। आपको देखने में भी आया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे बहुत ही मजबूत सिपाही हैं, वो हर वक्त दिन रात बिहार सरकार के तरफ से काम कर रहे हैं और एक नया दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 2 बजे 2:30 बजे जो उनको प्रभार मिला है। विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना।
तो चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी बिहार में विपक्ष के रोल में है, संतोष चौधरी हमारे बीच हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या सही में विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बधाई देता हूं और तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रहा सवाल की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो बीजेपी के साथ रहें, वो तेजस्वी जी के साथ रहें, कभी मंगल कभी जंगल, राज तो उन्हीं का होगा। इसमें ना तो श्रेय तेजस्वी जी को जा सकता है ना बीजेपी वालों को जा सकता है, श्रेय उन्हीं के ऊपर जाता है। उनको असल में अपना राज चलाने से मतलब है, अपने शासन सत्ता से मतलब है। उनको बिहार की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उनको लॉ एंड ऑर्डर को जितना वो ख़राब कर सकते थे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को जितना खराब कर सकते थे बिहार के मुख्यमंत्री वो उतना कर रहे हैं। समाधान यात्रा को किशनगंज में होंगे, क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो लोग उनसे मिलेंगे, जिनका मिलने का वो उनका कार्यक्रम हुआ होगा, जिन लोगों के जो लिस्ट होते हैं वो सब तो मिल नहीं सकते हैं, तो इस चैनल के जरिए वो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग उनसे मिलेंगे कौन से ऐसे सवाल हैं जो माननीय मुख्यमंत्री से की जानी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी से जो सवाल कर सकते हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री शामिल नहीं करेंगे अपने इसमें। और वो जो समाधान यात्रा है दरअसल में उनका क्या है कि उनको लग रहा है कि फिर से उनकी कुर्सी जो है खतरे में आ सकती है। माने बीजेपी के साथ उनका बना नहीं, तेजस्वी जी से वो वादा कर चुके हैं, अभी उनको तेजस्वी जी को गति सौंपनी है। लोकल मुद्दे की मैं बात कर रहा था कि जो बता रहा हूँ तो वही लोकल मुद्दा क्या, आप किन लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी समाधान यात्रा क्यों कर रहे हैं? समाधान यात्रा वो जो जगह जगह प्रत्येक जगह जहाँ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने कुर्सी बचानी है। तेजस्वी यादव को वो देख रहे हैं कि अब कुर्सी सौंपनी पड़ेगी क्योंकि वादा है उनका, तो अभी वो कुर्सी सौंपना ना पड़े इसके लिए वो अपना जगह जगह घूम करके अपना विंग तैयार कर रहे हैं। यही हो रहा है और क्या हो रहा है, उनको काम काज से थोड़ी मतलब है। राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष इफ्तिखार साहब हमारे बीच हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि समाधान यात्रा को लेकर जो मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं इसको लेकर आप इसको किस संदर्भ में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर आप? सबसे पहले आपके जितने व्यूवर्स हैं उनको नमस्कार, आदाब, सलाम। नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी जो है वो एक यात्रा पूरे बिहार में कर रहे हैं, उसका नाम रखा है समाधान यात्रा। कोई भी अगर उनसे कुछ छूट गया हो तो उनको यहाँ पे आकर के वो देखने का काम करेंगे और जहाँ तक जरूरत पड़ेगा फिर उसको दोबारा से उसको काम शुरू करेंगे, क्योंकि समाधान का मतलब होता है कि भाई काम को आगे बढ़ाना। कई सारी ऐसी प्रोग्राम है जिसमें वो माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, जिसमें से पंचायत सरकार भवन जो बने हैं उनका भी वो दौरा करेंगे। हम चाहेंगे कि आपसे हम लोकल मुद्दे पे बात करें। एएमयू एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या जब समाधान यात्रा के रूप में किशनगंज आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, क्या यहाँ के मौजूदा सांसद या मौजूदा विधायक जो लोग भी बड़े हैं, क्या वो मामला उनके समक्ष नहीं रखनी चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे एमयू को लेकर आप, चूँकि जो मौजूदा सांसद है उनके पक्षधर माने जाते हैं अमन रेजा साहब, NSUI के प्रदेश सचिव? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लायक समझा और आज एक डिबेट के तौर पे ये कार्यक्रम चल रहा है, सवाल आपका प्रहार हमारा। आपने एक बात कही कि एएमयू को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की क्या वार्तालाप होगी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिला वासियों को, सीमांचल वासियों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो किशनगंज के सांसद हैं, माननीय सांसद महोदय हमेशा से एएमयू को लेकर प्रयासरत रहे हैं। किसी भी सदन को लेकर, किसी भी सत्र को लेकर आपने देखा होगा कि माननीय सांसद महोदय जो है गांधी जी की प्रतिमा के बाहर जो है फंड फॉर रिलीज एएमयू का मामला लेकर हमेशा आप लोगों के बीच रहते हैं। और माननीय सांसद महोदय जो हमेशा से प्रयासरत हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय जी का मामला हो, किसी भी जिस तरीके से वो मामला हल हो सके उनसे कंटिन्यू वो मुलाकात कर रहे हैं, अपने से प्रयासरत हैं। और आपकी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा 19 और 20 को किशनगंज है, तो हमारी प्रयास है और माननीय सांसद महोदय हमेशा इस कार्य में जो आगे रहे हैं। माननीय सांसद महोदय का ये आह्वान है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके जो मामला एएमयू का रुका है, हमने पूर्व में भी चिट्ठी लिखी है गृह सचिव को, बिहार सरकार को, कि जो मामला सेंट्रल द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है और बिहार सरकार के द्वारा जो है जब तक वो प्रपोजल्स केंद्रीय सरकार को नहीं जाता है तब तक वो मामला अटका है। तो माननीय सांसद महोदय ने अवगत कराया है बिहार सरकार के सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके भी इस पहलू पे बात होगी। हमारा प्रयास है कि जो एएमयू का मामला फंसा है उसको जल्द से जल्द निपटा कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होनी चाहिए तो वो बहुत जल्द होने को कगार पे है।
माननीय सांसद लगातार कोशिश कर रहे हैं और जिनकी कोशिश छुपी हुई नहीं है, सोशल मीडिया में लगातार उनकी चीज़ें आ रही है, बावजूद उसकी सुनी नहीं जा रही है या फिर वो उस तरह से अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं जिस तरह से एक नेता को पहुंचाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आप हमारे से बेहतर आप जानते हैं, जिलावासी हमारे जान रहे हैं कि अभी गैर कांग्रेसी सरकार है, एनडीए की सरकार है और कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की सरकार के समय में हमारी जब सरकार थी तो हमने पूरे देश में तीन एएमयू का शाखा का वो करवाया था हमने। मल्लापुरम एक है, एक मुर्शिदाबाद है और एक किशनगंज है। मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, पढ़ाई वहाँ शुरू है, और किशनगंज के एएमयू सेंटर को कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई के कारण इसको जो बाधित किया गया है, एक साजिश के तहत इसको फंसाया गया है, जो आज भी हम जिलावासी सीमांचल वासी इसको जो है झेल रहे हैं। हमारी लड़ाई है, बिल्कुल। हमने जिस तरीके से हमने आंदोलन करके सरकार से ज़मीन लेने का काम किया है, यकीनन अगर सरकार इस पे अपना अहम फैसला नहीं सुनाती तो हमको बाधित होना पड़ेगा एक जन आंदोलन के लिए, और हमारी लड़ाई तो है, लड़ेंगे इंशाल्लाह। एक सांसद, एक ज़िले का गार्जियन, सबसे बड़े लीडर होते हैं वो, क्या उनको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि तमाम तरह जो विधायक हैं, उनसे जो नीचे के जो नेता हैं, उनको सबको एक साथ लेकर अगर बैठने की एक मुहिम बनाया जाए, फिर तरह से ज़मीन लेने के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ी थी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें आगे आना चाहिए जब उनकी सुनी नहीं जा रही है इस बार? यकीनन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि माननीय महोदय को भी जो है सारे लोगों को मिलान कर एक मंच पर आकर जो है इस चीज़ को लेकर आगे बात करनी चाहिए। और आपने एक बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, तो निश्चित तौर पे हमारे सीमांचल के जितने भी विधायक हैं महागठबंधन से बिलोंग करते हैं, चाहे मैं तो दावत दूंगा कि विपक्षी दल के जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला, हमारा इलाका विकास करे, तो वो सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर ये प्रपोजल रखना चाहिए कि जो हमारा 2013 से लेकर आज तक जो है एएमयू का मामला बाधित पड़ा हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, मामला केंद्र सरकार के पास कल तक था, आज केंद्र सरकार पल्ला झाड़ के बोल रही है कि राज्य सरकार के पास है। और राज्य सरकार, मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार द्वारा जो है कोई बाधा इस पर उत्पन्न नहीं होगी। बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर जो है राज्य सरकार अपना प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेगी और जो एनजीटी का मामला है वो हटाने का काम करेगी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होना है, जो हमारा फंड बकाया है, वो निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। बात अमन रेजा रख रहे थे कि जो विचारधारा की लड़ाई है, चूँकि केंद्र में जिन लोगों की सरकार है वो इस विचारधारा, अलग विचारधारा वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर एमयू का शाखा है। लेकिन हम संतोष चौधरी से जानना चाहेंगे कि जब एमयू की ज़मीन दी गई, बहुत कई सालों तक कांग्रेस की भी सरकार रही, अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो हम चाहेंगे कि संतोष चौधरी से बात। मैं यही बात अमन भाई बहुत अच्छा बोले, अमन भाई से कहना चाहता हूँ कि जब एएमयू की लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त, इसके बाद एक मौके ये आए कि मैडम सोनिया गांधी जी आई और उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर शिलान्यास किया। यहाँ आपको प्रदेश में नीतीश जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, केंद्र में कांग्रेस के मतलब मनमोहन जी की सरकार, जो रोना ये अभी रो रहे हैं कि अगर केंद्र के पास मामला है और केंद्र चाहे तो कर सकते हैं, ये इनके नियत में अगर होता तो ये उस वक्त कर देते। ऐसी बातें ही नहीं है। सवाल किशनगंज के साथ वैमनस्यता है, और ये वैमनस्यता आप कहेंगे कि कांग्रेस को नहीं है, सिर्फ बीजेपी को है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जितनी वैमनस्यता ये आपको बीजेपी रखती है, उतनी ही वैमनस्यता किशनगंज के साथ कांग्रेस वालों का भी है। अभी ये क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने में जाकर के फ़ोटो खिंचवा लें, सदन में जाकर के क्वेश्चन पढ़ दें। इनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, हमको भी पता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब होने वाला था तब इन्होंने किया नहीं, और आज ये कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ओके, आपकी नीयत नहीं है, या मान लीजिए माननीय मोदी जी हैं, वो सोचते हैं कि किशनगंज में हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। एएमयू से अगर समस्या हो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो भाई नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है भाई, काशी विश्व क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय, वो ही दे दो किशनगंज को। हमारी समस्या पढ़ाई से है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम 7-8 साल में ग्रेजुएशन करते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई आपको जो एक यूनिवर्सिटी दे सकते हो, जो भी दे सकते हो, आप भले ही सांसद कांग्रेस के हो, अगर आपको जा करके केंद्र वालों के साथ संबंध अच्छे करके भी अगर ले सकते हैं, एएमयू ना हो। अब तो मैं सोचता हूँ कि एएमयू
अलग तरह की बातें हो गई है। एएमयू ना हो, हिंदू विश्वविद्यालय ही हो, अगर आप एक ला सकते हो तो किशनगंज में लेकर के आओ। यहाँ के आदमी को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने से मतलब है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। भाजपा के साथ कांग्रेस भी सही राय नहीं रखती है किशनगंज को लेकर, और कांग्रेस भी अगर ईमानदार होती तो आज एएमयू बराज किशनगंज में होता। हम इफ्तिखार साहब से जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वो कई वादे किए थे, सरसब्ज बाग दिखाया था, अवैसी हॉस्पिटल इत्यादि सारी चीज़ों को लेकर बातें की गई थी। हालांकि उनके नेता पार्टी बदल लिए, लेकिन क्या पार्टी तो अभी भी जिंदा है? क्या आपको नहीं लगता है कि उन सारी चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए जो अवैसी साहब, बैरिस्टर अवैसी साहब खुद अपने से वादा किए थे? हम तो ओवैसी साहब को एक अच्छे लीडर हैं वो, और मानते भी हैं। समथिंग यहाँ पे जो वादा किए, वो वादा उनका एक फ्लॉप वादा था जो वो पूरा नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। पार्टी उनकी यहाँ से जीता भी, 5 एमएलए भी रहे हुए, और कहीं ना कहीं उन एमएलओ को, 4 एमएलओ को ऐसा लगा कि शायद इस पार्टी में रह करके हमको ना बिहार से कोई फायदा मिलने वाला है, ना ही ओवैसी साहब कोई फायदा देंगे। तो वो पार्टी छोड़ करके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, और 1 विधायक अभी भी हैं उनके। लेकिन जो वादा वो किए थे वो फ्लॉप वादा है, और एक नेता जो अच्छे नेता जिनको हम कहते हैं, लेकिन वो अच्छे वादे पे नहीं उतर सके, और वो उनको यहाँ के सीमांचल वासियों को ठगने का काम किया, और वो ठग करके यहाँ से फिर चले गए। हम तो ये कहते हैं कि जब आप यहाँ पे 4-5 विधायक सीमांचल ने आपको दिया, तो सीमांचल को एक छोटा सा मैसेज जो कहना चाहिए उनको, वो भी तक नहीं कहे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सीमांचल वासियों, ये आप तक भी नहीं कहे। तो वो ओवैसी हॉस्पिटल, या फिर कोयादामन में रेलवे स्टेशन, या फिर टेरागाछ में डिग्री कॉलेज, ये सब उनका एक सिर्फ दिखावा था, और दिखावा वादा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। जितने वादे ओवैसी की तरफ से किए गए थे वो सारे दिखावे थे, इफ्तिखार साहब का कहना है। हम शोएब अख्तर साहब से बताना चाहेंगे कि आपके जो स्थानीय विधायक है वो भी एमआईएम से थे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में चले थे। क्या लगता है आपको कि जाने के बाद कुछ ऐसा काम आपके क्षेत्र में, जो कि आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ अक्सर बहुत ही नदी कटान इत्यादि से, चूँकि हमारा भी अक्सर जाना होता है, तो कोई ऐसा काम हो जो आपके क्षेत्र में जो आपको लगा हो कि ये कार्य हुए हैं? नहीं, माननीय विधायक अंजार नईमी साहब जब एमआईएम छोड़ करके राजद में गए तो उनकी बहुत सारी जो है योजनाएं धरातल पर आई। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अंजार नईमी साहब का, कि मेरा जो अपना गांव है आज 10 वर्षों से 12 वर्षों से बिना सड़क के था, नदी किनारे से हम लोग आना जाना करते थे। न जाने कई ऐसी मरीज को हमने देखा है जो बच्चे का जो पालना होता है, झल्लो जिसको बोलते हैं, उस पर लौचा हाट से लेकर के कांधे में ले जाया गया, चौकी में ले जा करके लाश को चक्र के मिट्टी दिया गया, सड़क नहीं था। तो माननीय अंजार नईमी साहब ने पहले उस सड़क को बनाने का काम किया। अभी हमने सुना है कि 50 सड़क का जो है शिलान्यास होने वाला है बहुत जल्द, और साथ ही साथ जो 3 पुल हैं उनका निर्माण होने वाला है टेरागाछ में। तो टेरागाछ वालों के लिए भी खुशखबरी है। हम अमन रजा साहब से जानना चाहेंगे, किशनगंज का जो विधायक हैं इजहारुल हसन साहब, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ना तो वो चर्चा में रहते हैं, ना विकास पे ध्यान देते हैं, और एक इत्तेफाक से बन गए हैं, लेकिन क्षेत्र में नज़र नहीं आते, और जब भी उनके क्षेत्र को लेकर कोई बात करता है तो उस पर उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि हम भी बहुत करीब से नहीं जान, चूँकि आप उनके भी बहुत करीबी हैं, तो हम किशनगंज विधायक के बारे में जानना चाहेंगे। उनकी जिस तरह से बहादुरगंज विधायक को लेकर शोएब अख्तर साहब अपनी बातों को रख रहे थे, हम चाहेंगे किशनगंज विधायक को लेकर आपकी अपनी ये क्या राय हो सकती है? माननीय विधायक, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा किशनगंज सदर विधानसभा में कि पहले ऐसे विधायक होंगे जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहते हैं, धरातल पे अपना काम करने का वो दिखाते हैं। माननीय विधायक, मुझे लगता है कि अभी 5 दिन के दौरे पे किशनगंज थे सदन से पहले, तो पैदल घूम घूम कर वो लोगों से मिलना, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी जानकारी लेना, और उसका जितना जल्दी हो सके निदान कराना। मुझे लगता है कि मुझे आज़ादी के बाद से 1952 के बाद से जब चुनाव हुआ है, तो आज पहली बार ऐसा मुझे विधायक मिला है कि जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे ही काम करना सही समझते हैं। हाँ, संतोष चौधरी जी है एक बात। संतोष चौधरी का एक इंटरव्यू चलाए थे जिसमें उन्होंने कोचाधामन के लिए कहा था कि रेलवे स्टेशन का जो वादा था वो है नहीं, बल्कि कोचाधामन से रेलवे स्टेशन गुजरेगा, बहुत वो है। लेकिन इसी बात के लिए कोई किसी पूर्व विधायक ने हमारे केडीबी लाइव को फ़ोन करके कहा था कि संतोष चौधरी ने जो भी कहा वो सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि उस पूर्व विधायक का नाम लेकर कहे, चूँकि जानकारी मुझे भी नहीं है या संतोष चौधरी सही है या वो पूर्व विधायक सही है, लेकिन उस पूर्व विधायक ने इनके इंटरव्यू का जवाब ने कहा था कि उनसे आप पूछेगा कि वो बेबुनियाद बात है, कोचाधामन में कहीं भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उस पूर्व विधायक को आप जवाब दें। कुछ प्रस्तावित लाइनें खींची हुई है और एक प्रस्ताव डाला हुआ है शुरू से ही, जिसमें कि आपको गलगलिया वाला लाइन
लाइन भी है, एक लाइन है जो इधर से आपको और आगे तक में जाकर के उसको उधर क्या बोलते हैं कटिहार से जोड़ेगी एक लाइन आप इधर से ये जा कर के गलगलिया से सीधा जा कर के वहाँ अररिया में जोड़ दिया, और एक अररिया से चल कर के या इसी बीच से कहीं से उसको अभी उसका सर्वे वगैरह हुआ नहीं है, लेकिन ये माननीय तस्लीम साहब जब थे और ये माननीय लालू यादव जब रेल मंत्री थे उसी समय कुछ प्रस्तावित परिचर्चा हुई थी, उस पर ये डाला हुआ है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है, उसका काम अभी हुआ नहीं, कोई वीड वगैरह भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वो होना है। अगर अच्छे नेता होंगे उस पर अगर आवाज़ उठाएंगे तो काम होना है। चूँकि आपके इंटरव्यू को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये बेबुनियाद बात, तो क्या दोनों आमना सामना जब होंगे जरूर क्या इस लाइव डिबेट के लिए आप पूर्व विधायक से क्या आप क्या चाहते हैं, अगर वो आना चाहे तो क्या आप सामना कर सकते? सादर स्वागत है उनका। लोग कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर वो गुण नहीं है जो लालू प्रसाद जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे। कटिहार में यादवों के साथ जो हुआ, जिस तरह की बातें हुई, मीडिया में चलाया गया था कि अगर लालू प्रसाद होते वो जवाब देते कि यादवों का हत्या करने का अंजाम क्या होता है, यादवों को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। लोग कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद के अंदर वो गुण नहीं है, वह क्वालिटी नहीं आई है जिसके लिए लालू प्रसाद जाने जाते थे। अभी इनके अंदर परिपक्वता नहीं आई है। हम चाहेंगे कि आप इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल उनके अंदर है, और बहुत सारी चीज़ ऐसी है रमेश साहब कि जैसे प्रोसीजर होता है, मामला होता है, जब तक मामले की जांच नहीं होती है और जब तक आप अंत तक पहुंचते नहीं हैं कि हकीकत में मामला क्या है, कौन इसका दोषी है कौन नहीं है, तब तक वो कोई भी जो सरकार हो वहां तक मामला पहुंचने में थोड़ा देर लगता है। और मैं समझता हूं कि ये जुडिशियल मामला है और इस पर जो भी फैसला आएगा सही आएगा, बेहतर आएगा। कटिहार में जो यादवों का साथ जो हुआ उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का वो रोल नहीं दिखा, अगर लालू प्रसाद होते तो जो दिखता। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। यादव हो या फिर मुसलमान हो या फिर दलित हो या फिर और भी बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं, वो सब इंसान हैं, और इंसान की कत्ल करना या फिर हो जाता है तो इसमें सरकार पूरी तरीक़ा से उसके जो काम करते हैं, पुलिस अपनी काम करती है, वो करती है, हर एक के लिए करती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लालू यादव होते तो ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव आज के दिन में लालू यादव से भी थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि लालू यादव जब जेल में थे तो तेजस्वी यादव ने ही पूरे बिहार की कमान को संभाला। लालू प्रसाद यादव से भी आगे निकल चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर वो गुण है कि जो नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया और वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। ये कह रहे थे नगर अध्यक्ष इफ्तिखार साहब। हम आएंगे संतोष कुमार चौधरी के पास, चूँकि बहुत सारे सवाल हैं जो इनके इसमें जवाब देने के उतावले, और हम चाहेंगे कि लास्ट में अंतिम में आपके पास आया जाएगा। हम अमन रजा साहब से एक सवाल लेना चाहेंगे, चूँकि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है, हालांकि मीडिया इसको उतना तरजीह नहीं दे रहा है जितना कि अगर देना चाहिए। बिहार में कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो पूरे कार्यकर्ता को साथ में लेकर चूंकि राहुल गांधी अपने जगह पर है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा आज तक कांग्रेस में बिहार में क्यों नहीं पनप पाया? देखिए, ये सरासर बेबुनियादी बातें हैं। कांग्रेस मजबूत स्तर पे है। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जितना समर्थन उनको मिल रहा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। मीडिया बज रहे, इसको कवरेज नहीं दे रही है, मगर धरातल पर आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया का जो चैनल वगैरह है वो सारे चीज़ आप दिखा रही है कि राहुल जी को अभी जो है 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। ये लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी 2024 के लिए जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है ये नफ़रत की जो लड़ाई है, हमको इसको ख़त्म करना है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो नफ़रत का जो बाज़ार चला रहे हैं हम इसको मोहब्बत में बदलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से यात्रा हम चला रहे हैं और अपने बात कही कि बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को लेकर जो एक मजबूत पार्टी तैयार करे या मजबूत संगठन तैयार करे। तो ऐसा नहीं है। हमारे नेता राहुल जी पूर्व में ही आज से 1 महीना कबल जो है हमारे बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी, जो बिहार राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन कबल जो है हमारा एक बहुत अच्छा संदेश पूरे भारत और पूरे देश, पूरे बिहार को गया है कि हमने बांका में एक प्रोग्राम पद यात्रा में किया है। और इस तरीके से जो पहला फेज ख़त्म होगा तो बिहार में मुझे लगता है कि राहुल जी का कार्यक्रम बहुत जल्द जो है बिहार में होगा। और आप खुद देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस कितनी मजबूत है और सारे लोग एकजुट एक ही छत के नीचे, हम पहले भी थे और आज भी हैं। हमारे अंदर कोई गट्स
जोश नहीं है, मतलब गुटबाजी नहीं है कि हम कल को उनके खेमे में थे आज के इनको। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से हम चल रहे हैं। अमन रजा कह रहे थे कि पार्टी में कोई दो तरह की बात नहीं है, सबका नेता एक है, राहुल गांधी है और बिहार में पार्टी मजबूत है। और कितनी मजबूत है ये आप 2019 में आप देख ही चुके होंगे, कितनी सारी सीटें आई, इसे आप जानती हैं। बहरहाल वो कह रहे थे कि बिहार में कांग्रेस भी मजबूत है। कितनी मजबूत है बिहार में कांग्रेस, एक सीट तक सिमट जाती है? देखिए, कहना ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने उन बातों पर आ जाऊं जो अक्सर हमारे विपक्ष में यहाँ जो नेतागण हैं वो भी बोलते हैं, उनके कार्यकर्तागण भी बोलते हैं कि ओवैसी साहब ने वादा किया था कि अब क्या बना के देंगे वो। मैंने तो अपने कान से नहीं सुना है कि वो किसी यूनिवर्सिटी, वो ऐसा नहीं कुछ बोले हैं कि मैं अपने फंड से या अपनी निजी संपत्ति से ये करके दूंगा, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा है। उसके बावजूद भी 5 विधायक आए हम लोगों के, तो हम लोगों के पास में एक जोश और जज्बा था और हम लोगों को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था हम लोग उस प्रगति पर थे। उससे पहले ही तेजस्वी साहब जो हैं वो चुरा कर लेके चले गए हमारे विधायकों को। तो खैर वो इसके लिए उनको भी मुबारक, उन विधायकों को भी मुबारक। आप कहेंगे कि हम मिशन से अलग हुए, ऐसी बात नहीं है। मैं तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ओवैसी साहब ने ज़मीन खरीद ली है किशनगंज में। उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई है। बहुत जल्द अल्पसंख्यक एक छात्रावास का नींव वो डालेंगे। हालांकि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में पार्टी के तरफ से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो खैर फिलहाल उसको हम जाने देते हैं। अब हम आते हैं कि अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर आप तुलना करें तो भले ही वो बाप बेटा है, लेकिन वो कहते हैं ना बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। लालू यादव पढ़े लिखे थे। जितना महागठबंधन सरकार पर वार किया जाता है एमआईएम की तरफ से, चाहे जो भी लीडर हो उनका, भाजपा उतनी मजबूरी से प्रहार नहीं करता जितना एमआईएम करती है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के मिजाज को देखकर एमआईएम को संयम बरतनी चाहिए किन मुद्दों पर? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। अभी अभी मैंने आपको कहा ना, मैंने लालू यादव की तारीफ़ की, मैं राहुल जी की भी तारीफ़ कर सकता हूँ। मैं सोनिया गांधी का मतलब बहुत सम्मान करता हूँ। कांग्रेस में एक से एक अच्छे लीडर हुए हैं, मैं उनका इज्जत करता हूँ। समस्या अगर आप कहेंगे एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दुश्मन के तरफ हमारा ध्यान क्यों जाए, हम अपने घर पर क्यों न ध्यान दें। कहीं न कहीं एमआईएम जो है ये राजद को और कांग्रेस को अपने बड़े बड़े भाई के तरफ देखती है और वो चाहती है कि इनमें वो कमियां ना हो जो बीजेपी में है। भाई बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आप भी जाकर के बीजेपी के तरफ हुए जा रहे हैं, तो हम विरोध बीजेपी का क्यों करें, आपका क्यों ना करें? क्योंकि उम्मीदें बीजेपी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से, एमआईएम ही नहीं, लगभग लोगों को अब विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो उम्मीद जिनसे करेंगे उनका विरोध करेंगे ना कि भाई ये सब ठीक कर लीजिए आप। उम्मीद जिनसे करेंगे उनसे सवाल किया जाएगा। आपकी पार्टी कुंडी विधानसभा हार जाती है, गोपालगंज का में क्या हुआ, आप बंगाल में चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं आया, आप गुजरात में गए, वहाँ भी आपने वोट काटने का काम किया, आप उत्तर प्रदेश में आपने अपना हाल खुद देख लिया। क्या आपको ये नहीं लगता है, अगर सच्चे दिल से बात की जाए, एमआईएम कहीं ना कहीं वोटों के बंटवारे का काम कर रहा है जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, एमआईएम वोटों का बंटवारा कर रही है। ये राजद क्या कर रही है? राजद क्या कर रही है भाई? आप अपने ही जब ये विधानसभा में क्लियर वर्ड में और हमारे नेता जनाब अख्तरुल इमान साहब ने क्लियर कर दिया था और कह दिया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहला जो समर्थन करेगी वो हमारी पार्टी आपको करेगी, एकदम बिना किसी शर्त के। किसी भी तरह की शर्त की बात नहीं थी। उसके बाद भी आप अपने ही जेब से रुपया चुरा रहे हैं, आप हमारे ही विधायकों को उठा रहे हैं और आप हमसे ये एक्सपेक्ट, एक तरफ आप हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप हमसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम आपके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी न खड़ा करें। साहब, आपके जीत या आपके हार से हम अपने पार्टी का वजूद तो नहीं देखेंगे ना, हमको अपने पार्टी का वजूद तलाश करना है ना, और हार के डर से हम भाग तो नहीं जाएंगे ना। हम भी एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमको भी अधिकार है लड़ने का। हम क्यों सोचे कि आप जीतेंगे या हारेंगे या हम आपका वोट काट रहे हैं या कर रहे हैं, ये सोचना आपका काम है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो पूरी की पूरी एमआईएम आपका साथ
देने के लिए हमेशा तैयार रही है, लेकिन क्या आपका मन साफ है? क्या आपका मन पवित्र है? आकर के बोले। मरने के डर से जीना नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे। अवैध बालू खनन का जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, हर जगह हो रहा है। आप जहाँ से आते हैं लोदाबाड़ी, धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है वहाँ पर, और पदाधिकारी जो है सोए हुए हैं। और एक तरह से जो नदी कटान होता है, अवैध बालू खनन का एक बहुत बड़ा ये होता है। तो बालू माफियाओं ने एक तरह से लोदाबाड़ी घाट को अपने अंडर में ले लिया है। क्या इस सारी चीज़ों को नहीं रुकना चाहिए? क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? बिल्कुल उठनी चाहिए। उस दिन हमारे एक जिला परिषद सदस्य, मैंने उनका वीडियो देखा था, एसएसपी जो साहब हैं, जो माइनिंग अफसर हैं, उनसे बात की है, बहुत अच्छा लगा। हालांकि इन लोगों की लापरवाही है, इस पे नकेल कसने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक वगैरह सब जो बन रहा है, तो जितना उसका 3 मीटर के बारे में बताया, 3 मीटर या 3 फीट तक की गहराई होनी चाहिए, जैसा मैंने सुना था। क्योंकि हाँ 3 मीटर तो नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान होगा आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल इसमें लापरवाही है जिला के पदाधिकारियों का, और इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है, चाहे हमारे एमपी साहब के माध्यम से हो या बिहार सरकार के जरिए से हो या हमारे विधायकगण हो। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसी बात। अवैध खनन को लेकर अपनी बात रखे थे। लास्ट सवाल आपसे अमन रेजा जी, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपके प्रत्याशी पर जो आरोप लगता है कि वो घरों से निकलते नहीं, डॉक्टर जावेद साहब के बारे में कहा जाता है, और चूँकि बैज बतना की एक शख्सियत हमारे बीच है, आपने जलाल का वो जो था देखा ही होगा। इस तरह से कई दफ़ा आसान नहीं होता है कि उनसे बात किया जाए, मजबूरी होती है लोगों की, चूँकि कांग्रेस के टिकट से आते हैं, उन्हें वोट देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि किशनगंज के जितने भी नेता हैं, अगर मैं फ़ोन लगाऊं तो मुझे डर नहीं लगता है, और मुझे उम्मीद होती है कि हर एक विधायक एमपी मेरा फ़ोन उठाएगा, सिर्फ डॉक्टर जावेद साहब को छोड़कर। क्या इतनी घमंड, इतना ईगो एक नेता के लिए ठीक है? वो जीत रहे हैं, एक अलग बात। देखिए, मसला ये है कि आप जब तक डरेंगे तो आपके मन में जो ये वहम पैदा है कि माननीय सांसद महोदय को मैं फ़ोन करूं, किस आधार पे करूं, रात के 8 बज रहे हैं, तो पहले आप करें, कोशिश करें। आपने जलाल की बात कही, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं। देखिए, इंसान है, चाहे वो माननीय सांसद के बावजूद भी एक इंसान है, आम इंसान ही समझिए उनको। तो लोगों का मूड कब किस तरीके से रहता है, आपको माननीय सांसद महोदय ने कहा था कि आप लिख के भेजें। आप उनको इरिटेट करेंगे, आप उनको एक ही सवाल 75 बार पूछेंगे, तो आप भी, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको 10 बार एक सवाल पूछूंगा तो आप मुझे गुस्से से बोलेंगे। तो आपका काम है, ऐसा नहीं है कि माननीय सांसद बुरे वक्तव्य के लोग हैं, बुरे तरीके से लोगों को देखते हैं, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद का दिल बहुत अच्छा है, और शालीनता से जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बाबू सोना करके ही वो बात करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर आपका काम नहीं भी हो पाता है या नहीं होना है तो आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको लगे कि नहीं, माननीय सांसद जी जो जेन्युइन बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ईगो, बहुत घमंड है। अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा कि बड़ी शालीनता से भी बात करते हैं डॉक्टर जावेद साहब, जो कि सांसद है हमारे किशनगंज के। एक कांड हुआ था जो विदेश में जिनकी मौत हो गई थी, अलीगंज धानगरा साइड का। हम किसी नेता के साथ ही गए हुए थे, तो वहाँ की उसके भाई ने मुझे बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर जावेद साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कमाने के लालच में बिना किसका भेज देते हैं, और आपका भाई अगर वहाँ मर जाता है तो हम क्या करें। ये उनके भाई ने कहा था, जिनकी भाई की मौत हुई थी, और मुझे कहा था, और इसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। देखिए, ये आपका आरोप है। मैं इस चीज़ में, मुझे लगता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस चीज़ में कमेंट नहीं करूँगा। धानगरा कहाँ का मामला मुझे जानकारी संज्ञान में है हमारे, मगर ये आपने आरोप लगाया माननीय सांसद पे, तो मुझे नहीं, उनके भाई ने खुद, उनके भाई ने लगाया है, तो मुझे जहाँ जानकारी नहीं है तो मैं इस चीज़ में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। चलिए, आज के इस मुद्दे आपके पर हमारा, आज हम बड़े बड़े दिग्गजों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और राजनीतिक और गैर राजनीतिक चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की चीज़ें, जिसकी बहुत सारी ऐसे मिशन है अभी, जिसे हमें शुरुआत करनी है? हम ये समझते हैं कि पत्रकारिता की जो एक वैल्यू होती है समाज में, जो भले उनके सुनने वाले कम हो, उन्हें देखने वाले कम हो, उन्हें पसंद करने वाले कम हो, नेताओं में जो डर होना चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे। एक तरफ आज हम एक दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा डिबेट सुना, और अंतिम बात आप हमारी भी सुन लीजिए। अक्सर अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमारी बात को अभी गौर से सुनिए। अक्सर आपका सवाल रहता है कि नेताओं पे कटाक्ष होना चाहिए, नेताओं पे ऐसे सवाल होना चाहिए जिसका जवाब देते हुए उसको पसीना आना चाहिए। लेकिन सच्चाई आपको हम बताएं कि नेता आने से पहले पूछते हैं कि सवाल किस तरह का होगा। वो बोलते हैं कि हमें सवाल लिख कर दीजिए, वो, लेकिन हम कहते हैं कि सवाल रमीज अगर सवाल करेगा तो सभी सवाल रमीज का होगा। और मैं आज मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं से जो सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपया देने के बाद
और कहते हैं कि सवाल हमारे एतबार से हो, मैं कहना चाहूँगा आइए आप हमारे स्टूडियो में और आप दीजिए हमारे सवालों का जवाब। यकीनन तहजीब के दायरे में रहकर आपसे सवाल किया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। चूँकि अगर पत्रकारिता में जब तक जनता की आवाज़ को हम आवाज़ नहीं बनाएं तब तक हम पत्रकारिता क्यों करें। हम आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं, तीखे सवाल पूछने वालों के पास नेता आना नहीं चाहते हैं। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? आप क्या राय रखते हैं? अगर कोई बड़े लीडर यहाँ आना चाहे और हमारे सवालों का जवाब देना चाहे तो उनका वेलकम है। अक्सर हम जिनसे बात करते हैं वो मना तो नहीं, कहते तो नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि सवालों का चूँकि हमारे सवाल बहुत कड़वे होते हैं, उनके लोगों द्वारा मैसेज मिल जाता है, इसलिए आपके पास आने से कतराते हैं। ये डर है या फिर पत्रकारिता का ये स्तर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ, फिर आएंगे हम अगले हफ्ते इसी टेबल पे, होगा कुछ नए लोग और होगी नई बात। तब तक आपसे लेते विदा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।